तो स्टूडेंट्स आज हमारा कंटिन्यूटी का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो पहले 10 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेंगे लास्ट क्लास का, और उसके बाद आज कह सकते हो कि हम ऑलमोस्ट बोर्ड लेवल पे जो भी क्वेश्चंस आए थे ना, आई थिंक स्पीड अच्छी रही तो हम सारे क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे। अगर आपको लिमिट्स ऑलरेडी आता है तो ट्रस्ट मी, आपको दिखेगा कि बोर्ड्स में कंटिन्यूटी के जितने भी क्वेश्चंस आए थे एक भी डिफिकल्ट नहीं थे, ठीक है। बट उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ चीजें हैं जो हमने लिमिट्स में डिस्कस नहीं की थी क्योंकि वहां पे जरूरत नहीं थी, और यहाँ पे कंटिन्यूटी में उसकी जरूरत है। जैसे मॉडुलस फंक्शंस हो गया, मॉडुलस फंक्शंस को हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे, है ना। फिर आई थिंक अलजेब्रा ऑफ, एक मिनट एक बार चलते अपन लास्ट क्लास के स्लाइड पे। ठीक है, तो हमने नहीं किया ना, हमने डिस्कस नहीं किया, हमने बस पढ़ा है कि कंटिन्यूटी क्या होता है, और फिर हमने 2-3 क्वेश्चंस किए थे। अच्छा, अगर आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो हमने उस दिन किया था, ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में? तो ये क्वेश्चन आ चुका है 2010 में, 2012 में एंड 2013 में, ठीक है। तो देख सकते हो कि सेम क्वेश्चन कहीं ना कहीं 4 साल के अंदर 3 बार आया था, ये जो हमारा आखिरी क्वेश्चन था, ओके। हाँ, सो सबसे पहले बताओ, लास्ट क्लास में जो भी हमने पढ़ा है वहां पे कोई दिक्कत है किसी को? एनीवन? लास्ट क्लास की जो भी चीजें हमने पढ़ी हुई है वहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन? दिव्यांशु, आर्यन, अनुष्का, निखिल? सर लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसको ओपन कीजिए ना। लास्ट क्लास में सिर्फ एक क्वेश्चन दिया था मैंने, वो ये ग्राफ वाला था, और इसके साथ इसका सॉल्यूशन भी दे दिया था, यही क्वेश्चन था। सर x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस कैसे है? x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस कैसे, ये मैं मुझे थोड़ा सा टाइम दो। मैंने कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल की बात की है, वैसे चलो आपको आइडिया हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हम लोग जब जीरो, जैसे आ रहे हैं, बताओ मेरे को कि अगर हम 0 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सर जैसे इसमें LHL तो नहीं 0 ही है। नहीं, भूल जाओ कि किसी पॉइंट पे अगर हम कंटिन्यूटी हमें चेक करना होता है तो हम बेसिकली क्या करते हैं? ग्राफ को चेक करते हैं कि उसमें मतलब हाथ नहीं उठाना पड़े और बीच में डॉटेड हो। और अच्छा, इसके अलावा ये चीज हमने पढ़ी हुई है कि उस पॉइंट पे जो लिमिट होगा वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर होना चाहिए, यस सर। राइट। और हमने तीसरी चीज पढ़ी थी कि जो भी हम फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करते हैं वो उसके डोमेन में करते हैं, याद है ये चीज? रुक के यस दिखाता सर। हूँ, कहाँ गया वो? हाँ, तो ये फोर्थ, कंटिन्यूटी इज ऑलवेज टॉक इन, नहीं, लेकिन क्या वो इसके डोमेन में आता है? नहीं आता। तो डोमेन में ऑलरेडी 1 नहीं आ रहा है, 1 को छोड़ के सारे रियल वैल्यूज आ रहे हैं, और उन सारे रियल वैल्यूज पे आपका जो ग्राफ बनता है ना 1/x-1 का, वो कंटिन्यूस ग्राफ बनता है, कोई ब्रेक नहीं आती है बीच में। सो आर्यन, जब इस तरीके के क्वेश्चन हमें मिलते हैं, ये तो हम अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको आपके बोर्ड लेवल पे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अनुष्का, इसी क्वेश्चन की बात कर रही हो? यही क्वेश्चन Yes, मैंने sir. दिया था। Yes, हाँ, sir. तो ये सिर्फ अभी कह सकते हो कि बोर्ड लेवल पे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि वहां पे एक ग्राफ देकर वो पॉइंट्स में नहीं पूछा, ये बस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि एक्चुअली कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, और हमें कैसे पता चलेगा कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। अब जैसे कि अगर हम 1 पे बात करें तो 1 पे क्लियरली दिख रहा है कि ग्राफ लेफ्ट साइड में अलग है, राइट साइड में अलग है, तो 1 पे ब्रेक हो गया। 2 पे देखोगे तो 2 पे ब्रेक हो गया क्योंकि छोटा सा ओपन सर्कल आ गया।
3 पे देखोगे तो 3 पे भी ब्रेक है, क्योंकि छोटा सा ओपन सर्कल है 3 पे, और ग्राफ कहीं और जाके डिफाइन है, तो वहां लिमिट बराबर आ रहा है लेकिन फंक्शन का वैल्यू अलग है। 4 पे देखोगे तो हमको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी है, तो 4 पे हमारा ग्राफ कंटिन्यूअस है। अच्छा, कमिंग टू 0 वाला, 0 पे जैसे आर्यन जानना चाहता है कि हमारा ये कंटिन्यूअस कैसे है, तो आर्यन अब यहाँ पे क्या होगा, टू चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। जब हम x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो हमको 0 पे कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड लिमिट भी जानना होता है और कहीं ना कहीं राइट हैंड लिमिट भी जानना होता है, ठीक है। अब 0 पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? अभिषेक अनम्यूट करना एक बार। अभिषेक। यस सर। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि 0 पे अगर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट देखना होता है तो हम एक्चुअली में कैसे अप्रोच करते हैं? 0 की तरफ कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? सर क्या बोलते हैं सर, ऊपर से नीचे 1 से आएंगे। नहीं, आप ग्राफ को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मैं कह रहा हूँ कि हमको किसी भी ग्राफ का अगर x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, राइट, तो आप क्या करोगे? कोई भी ग्राफ, इस ग्राफ को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। सर तो लेफ्ट से अप्रोच करेंगे उसको कि वो कहाँ पे हो रहा है। हाँ, लेफ्ट से मतलब 0 को अप्रोच करोगे तो 0 के बहुत क्लोज, जैसे कि -0.1 है ना, -0.001, ये सारी वैल्यूज x के जस्ट 0 के जस्ट लेफ्ट में होंगी और बहुत पास में होंगी, और हम देखेंगे कि वहां पे हमारा फंक्शन का वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है। सेम चीज हम लोग राइट साइड से भी करेंगे, और सेम उसके बाद हम 0 पे फंक्शन का वैल्यू देखते हैं, राइट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज बताओ अभिषेक, क्या आप 0 को लेफ्ट से अप्रोच कर सकते हो? नो सर, यहाँ पे ग्राफ नहीं है। ग्राफ नहीं है, ग्राफ नहीं होने का मतलब क्या हुआ? सर उसका वैल्यू 1 होगा। नहीं, मतलब ग्राफ क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ग्राफ नहीं होने का मतलब जो डोमेन अगर देखोगे तो 0 से लेफ्ट में कोई भी वैल्यू फंक्शन की डोमेन में नहीं आता है। यस आर्यन, सर। अगर हमारा ग्राफ है ही नहीं, 0 से लेफ्ट में ग्राफ है ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा? LHL does not exist. LHL वहां पे देखोगे ही नहीं। डज नॉट एग्जिस्ट वर्ड कब होगा? हम लिमिट पे मतलब कंटिन्यूटी, अगर आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हो तो आप कंटिन्यूटी फंक्शन के डोमेन के अंदर ही कैलकुलेट करते हो। कंटिन्यूटी कहाँ चेक करोगे? फंक्शन के डोमेन के अंदर। अब आप बताओ, ग्राफ को देख के क्या लग रहा है? ग्राफ का कोई भी हिस्सा 0 के लेफ्ट में है? नहीं। तो अगर आप इस फंक्शन का डोमेन बनाने जाओगे सिर्फ इसको देखकर, तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 0 से राइट की तरफ जा रहा है, 0 से राइट की तरफ जा रहा है, 0 के लेफ्ट में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना होगा आर्यन? यहाँ पे आपका जो लिमिट होगा ना, पूरा खेल तो लिमिट का है, तो ये अरे, तो यहाँ पे जो आपका लिमिट होगा, लिमिट x अप्रोचिंग 0 f of x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस f of x। तो यहाँ पे जो आप लिमिट निकालोगे वो एक्चुअली में आपका राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, ये वर्ड बोलना गलत होगा स्टूडेंट्स कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये बोलना गलत होगा क्योंकि वो पार्ट डोमेन के अंदर आ ही नहीं रहा है। तो अगर आपको 0 पे लिमिट कैलकुलेट करना होगा और 0 के राइट में ग्राफ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हम 0 को सिर्फ राइट से अप्रोच करेंगे और वो वैल्यू जो भी होगी वही मेरी राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और so therefore for the function to be continuous at x is equal to 0, मतलब फाइनली लॉजिक ये रहेगा कि x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में कोई ग्राफ है नहीं, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि लिमिट fx, ऑब्वियसली हर जगह हम लिमिट fx इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 0 ही देखने वाले हैं, नो डाउट इन दैट, बट ये जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू अब हमने क्या देखा? दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड लिमिट ओनली, ओके,
दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड लिमिट ओनली। आपको इसके अलावा कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर? सर लेकिन यहाँ पे तो वो रूल ब्रेक हो जा रहा है ना कि LHL इज इक्वल टू RHL। नहीं नहीं नहीं, ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर आपको रूल इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, आप लिमिट देखो, लिमिट के लिए क्या होता था कि हम लिमिट चेक करते थे तो हम किस फंक्शन के डोमेन के अंदर नहीं चेक करते थे। याद है कि नहीं आपको ये चीज? जैसे कि अगर हम एक बात करें इस फंक्शन का, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, बताओ एक बार आर्यन, इसका डोमेन क्या होगा? X इज नॉट इक्वल टू 5। बेसिकली डोमेन बोलेंगे कि हम 5 को छोड़ के कुछ भी डाल सकते हैं ना, 5 को छोड़ के कुछ भी डालोगे फंक्शन डिफाइन होगा। तो अगर हम बात करें लिमिट का, अगर आपके मन में सवाल है, अब मैं आपसे पूछूं, कैन वी ट्राई टू फाइंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 5? क्या हम x इज इक्वल टू 5 पे लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं? टेल मी यस और नो। कर सकते हैं, किया हुआ है हम लोगों ने, राइट? तो इसका आंसर क्या होगा? यस। अब अगला सवाल आपसे पूछा जाए, कैन वी ट्राई टू फाइंड कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 5? कैन वी ट्राई टू फाइंड कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 5? कंटिन्यूअस है कि नहीं मेरा? क्या बोलोगे? आप बोलोगे कैन वी ट्राई? नो, यू विल नॉट ट्राई एट ऑल। आप क्यों नहीं ट्राई करोगे? क्योंकि 5 आपके डोमेन में आता ही नहीं है। 5 आपके डोमेन में आता ही नहीं है। ये जो ऊपर लिमिट वाली चीज लिखी हुई है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन क्या हम वहां पे लिमिट कैलकुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं, क्योंकि लिमिट में ऐसा कहीं पे नहीं बोला हुआ है कि फंक्शन के डोमेन के अंदर की वैल्यूज पे ही आपको कैलकुलेट करना है। आप उन वैल्यूज पे भी लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। लेकिन कंटिन्यूटी के केस में क्या होता है? कंटिन्यूटी के केस में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन, आप जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो वो पॉइंट अल्टीमेटली फंक्शन के डोमेन के अंदर होना चाहिए। खुद ही सोचो ना, अगर फंक्शन के डोमेन के अंदर नहीं होगा, ग्राफ बना लोगे? ग्राफ अल्टीमेटली क्या होता है? आउटपुट ही तो है ना, ठीक है? सो इसीलिए यहां पे जब आपको लिमिट कैलकुलेट करना होगा तो आप सिर्फ राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे, ठीक है? अच्छा, सिमिलरली मान लो अगर मैंने ऐसा कुछ सिचुएशन दिया होता, सोचो बस एक छोटा सा कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का आउटपुट कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 1 से 2 तक लाई कर रहा है, ठीक है? फंक्शन का आउटपुट कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 1 से लेके 2 तक लाई कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल सा सवाल, क्या लिमिट x अप्रोचिंग 1, राइट? लिमिट x अप्रोचिंग, और लेट्स से आपसे कंटिन्यूटी पूछूं, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, बताओ, ग्राफ देखकर बताओ कि क्या ये 1 पे कंटिन्यूअस है? क्या ये 1 पे कंटिन्यूअस है? सिर्फ रोशन ने जवाब दिया अभी तक। Student, the answer is yes. The answer is yes, because कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है जानते हो? किसी पॉइंट पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगेन, जिन लोगों का आंसर अभी भी नो आ रहा है,
थोड़ा सा डेफिनेशन में अभी भी दिक्कत हो रही है शायद। ये जो हमारा सबसे पहला स्लाइड था, सबसे पहला स्लाइड था, ये क्या कहता है? क्वालिटेटिवली द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। कोई भी फंक्शन का ग्राफ को x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस कब बोलोगे? इफ while traveling along the graph, अगर आप ग्राफ के along चल रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, and in crossing over the point at x is equal to a, मान लीजिए कि आप जब रास्ते पे चल रहे थे और x is equal to a पॉइंट जो था, वो मैंने एग्जांपल लिया था ना शायद बाइक वाला, कि आप बाइक चला रहे हो और कोई पॉइंट आया है, ठीक है, आप बाइक को उस पॉइंट को क्रॉस किया, बाइक से आपने उस पॉइंट को क्रॉस किया, लेफ्ट टू राइट क्रॉस किया या फिर राइट टू लेफ्ट क्रॉस किया, ठीक है। तो मान लो जैसे कि यहाँ पे आपका पॉइंट था, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे आपका पॉइंट था, अब आप या तो राइट से लेफ्ट क्रॉस कर रहे थे या फिर आप लेफ्ट टू राइट क्रॉस कर रहे थे या फिर राइट टू लेफ्ट क्रॉस कर रहे थे। दोनों ही केस में अगर आपको अपना बाइक को उड़ाना नहीं पड़ा, ठीक है, आप आराम से नॉर्मल अच्छे इंसान की तरह अपने बाइक चलाया और उस पॉइंट को क्रॉस कर पाए, तो उस केस में हम बोलेंगे कि हमारा जो रास्ता था वो कंटिन्यूअस था, उस रास्ते में कोई ब्रेक नहीं था, गड्ढा नहीं था। सेम फंडा यहाँ भी होता है। अगर आपको किसी पॉइंट पे चेक करना है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो आप जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे होगे और उस ग्राफ को क्रॉस कर रहे होगे, तो या तो लेफ्ट से राइट जा रहे होगे या राइट से लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जा रहे होगे, और उस ग्राफ को क्रॉस करने के दौरान आपको हाथ नहीं उठाना पड़ा, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब अगर यहाँ पे इस चीज को देखा जाए, तो यहाँ पे अगर हम इस चीज को देखें तो हम 1 के लेफ्ट में तो बात ही नहीं कर रहे, 1 के लेफ्ट में बात ही नहीं कर रहे क्योंकि ग्राफ है ही नहीं। तो ऐसा होगा कि आप अपनी गाड़ी को 1 के राइट से लेकर आओगे, ठीक है, आप अपनी गाड़ी को 1 के राइट से लेकर आओगे, ऐसा चलेगा, और आपकी गाड़ी कहाँ पे जाके रुक जाएगी? एग्जैक्टली 1 पे जाके रुकेगी। तो आपसे सिंपल सा अगर सवाल पूछो कि अगर आप 1 के राइट से आ रहे थे और आपने 1 पे अपनी गाड़ी को रोका, तो क्या कहीं पे गड्ढा आएगा? ग्राफ को देखते हुए बताओ, क्या कहीं पे गड्ढा आएगा? द आंसर इज नो, इट्स पूरा यूनिफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं वहां पे। सो इसलिए हम बोलेंगे दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equal to 1. Are you able to get this idea now? Are you able to get this idea? Tell me. Same is the case with 2 also. अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है at x is equal to 2, what will be your answer? क्या मेरा फंक्शन x is equal to 2 पे कंटिन्यूअस है? तो अब आपको ग्राफ, अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो आपको क्या सोचना है कि 2 के राइट में तो ग्राफ है नहीं, तो राइट से लेफ्ट आने वाला तो बात खत्म। यहाँ पे एक ही मूवमेंट पॉसिबल है, वो कौन सा? लेफ्ट से राइट जाने वाला, लेफ्ट से राइट जाने वाला। तो अब जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, 2 के लेफ्ट मतलब सोचो 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, तो सीधा आप 2 पे आके रुक गए। तो मान लो कि 1.5 से 2 तक आने के दौरान क्या कहीं पे आपको हाथ उठाना पड़ा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए? नहीं उठाना पड़ा। तो अगर हाथ नहीं उठाना पड़ा, कोई ब्रेक नहीं था, तो इट मींस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equal to 2. Okay, so I believe everyone is getting this idea. This is just for understanding students, मतलब कह सकते हो कि इसमें आपको as such बोर्ड्स में कुछ नहीं पूछेगा। अगेन रिपीटिंग, बोर्ड्स में कुछ नहीं पूछेगा, ये सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या होता है कि लोग क्वेश्चन सॉल्विंग वाला रट्टा मार लेते हैं और लॉजिक नहीं समझ में आता है तो 2 महीने बाद भूल जाते हैं। अब आपको ये आइडिया होगा कि कंटिन्यूअस प्रूफ करने का मतलब क्या हुआ अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया। ओके, चलिए, सो लेट्स मूव अहेड देन। 20 मिनट्स हमने इसमें निकाल दिए हैं। सो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या क्या चीजें हम लोगों ने देखी हुई है। लिखने में टाइम स्पेंड ना करूं क्या? हाँ, लिखने में टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ, लास्ट लेक्चर का ही हेल्प ले लेता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझा था कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वहां पे बताया था कि ग्राफ में ब्रेक वगैरह नहीं आना चाहिए, वो तो ग्राफिकली हमने बात की। अगर हम एल्जेब्रिकली फॉर्मूला वगैरह के हिसाब से अगर सोचे
तो कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है? तो आपको बताया गया था कि आप उस पॉइंट पे लिमिट कैलकुलेट करोगे और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। अगर लिमिट का आउटपुट, लिमिट कैलकुलेट करके जो वैल्यू आई और फंक्शन का जो आउटपुट आया, फंक्शन की जो वैल्यू आई उस पॉइंट पे, अगर दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, जब हम बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। आ रही है बात समझ सर में? यस, एग्जाम में सर कौन सा डिफिनेशन यूज करेंगे, जो फर्स्ट लाइन में था वो किए? कोई भी, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। आपको सवाल 1 नंबर के लिए पूछेगा शायद, वैसे उठा के देखोगे तो आपसे कभी नहीं पूछेगा व्हाट इज कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू है। आपको हमेशा एक क्वेश्चन देने वाला है। हाँ, आज हम एक और चीज पे काम करेंगे, राइटिंग पे, क्योंकि आप लोगों को लिमिट कैलकुलेट करना पता चल गया है। आई थिंक कुछ लोग हैं जो इस राइटिंग को लेके थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं। आई थिंक लास्ट क्लास में भी कुछ लोगों ने मेरे को बताया था। मैंने बोला था कि इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपको लिमिट कैलकुलेट करना आता है तो ये बस एक स्टेप आगे, सबसे पहला स्टेप होता है राइटिंग का, उसको सिखा दूंगा मैं। ओके, तो आप चाहो तो ऊपर वाला भी देख सकते हो, नीचे वाला भी लिख सकते हो। ओके, अच्छा, तो अब देखो, अगर हम कंप्लीट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो आपको दो दो केसेस होते हैं कंटिन्यूटी का। एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना, जैसे कि x इज इक्वल टू ए। दूसरा, एक इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करना। ठीक है, दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है। इनफैक्ट अगर हमने, आपको याद होगा तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखे हैं आपने, तो वहां पे इंटरवल दिया हुआ रहता है कि यहां से यहां तक फंक्शन का डेफिनेशन ये है, यहां से यहां तक फंक्शन का डेफिनेशन कुछ और है, तो वहां पे एक इंटरवल दे रहा है। और अभी हमने क्या सीखा है? हमने एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी सीखा हुआ है ना? तो अब हम देखेंगे आगे वाली चीज। अच्छा, इससे पहले कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a चेक का डेफिनेशन देखा था। उसके बाद हमने कुछ चीजें देखी थी, बेसिक चीजें जो उस डेफिनेशन के बेसिस पे होती हैं, और रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखे थे। यहाँ पे हमने बोला था कि क्योंकि लिमिट और आपका फंक्शन का वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए, तो आपका लिमिट कंटिन्यूटी कब कब नहीं हो सकता है? तो सबसे पहले जब लिमिट एग्जिस्ट ना करे, दूसरा जब फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, तीसरा दोनों एग्जिस्ट करता है लेकिन दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो वही 3 केसेस यहाँ पे दिख रहे हैं सामने। फिर इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस किए थे, ये आपका होमवर्क था। यहाँ पे फिर से सवाल पूछा था आपसे, ये एनसीईआरटी का सबसे पहला एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन, फिर ये सेकंड क्वेश्चन था, और ये थर्ड क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड्स में 2-3 बार आ चुका था, राइट? इसी के साथ हमने क्लास को एंड किया था। सो अब हम शुरू करेंगे कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। पिछले वाले में क्या था? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अब है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अगर आप अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलोगे तो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट इज डेफिनेशन 1 एंड दिस इज योर डेफिनेशन 2। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से एक बार एनसीईआरटी को रीड करते हो। दिस इज योर डेफिनेशन नंबर 2। सो अब सिंपल सी चीज है, इतना कोई हाई फाई लैंग्वेज नहीं है। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अ फंक्शन f is said to be continuous in open brackets a to b। ओपन ब्रैकेट a से b पे कोई फंक्शन को आप कंटिन्यूअस बोलोगे इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन दैट इंटरवल। तो जैसे कि मान लो ये में x एक्सिस के अलोंग तो हम लोग इनपुट डालते हैं ना, तो कहने के लिए जब ओपन ब्रैकेट a टू b लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? कि a और b आपके डोमेन में नहीं है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। कहीं ना कहीं अपन इनइक्वालिटी में जो फंडा यूज करते हैं इंटरवल वाला, वही चीज है, या सेट्स वाला कह लो। तो a और b हमारा डोमेन के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। a के लेफ्ट में देख सकते हो कुछ भी नहीं आएगा, वो हमारे डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है। b के राइट हमारे डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है। डोमेन में सिर्फ क्या चीजें हैं? a से लेके b के अंदर वाले सारे रियल वैल्यू। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि ऐसे केस में आपका फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा जब उसके अंदर के हर एक पॉइंट पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो। ठीक है, एक इंटरवल में फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहोगे? जब उस इंटरवल के अंदर हर एक पॉइंट पे
हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो। अब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आपको वो इनफाइनाइट, अंदर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अगर हम बात करें ए से बी, सोच लो अपने मन में 2 से 5, तो 2 से 5 के अंदर कितने सारे रियल वैल्यूज हो गए, राइट? बहुत सारे रियल वैल्यूज है। क्या हम हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते रहेंगे? नहीं, हम पर्टिकुलरली कुछ केसेस होते हैं जहां पे हम चेक करते हैं, जहां जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा पता चलेगा। कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो जाता है, उन सब जगहों पे हम मेनली अपना कंटिन्यूटी चेक करते हैं। बट एज ऑफ नाउ जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन की सिंपल सी बात है। एक इंटरवल में अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि उस इंटरवल में आपका फंक्शन में का ग्राफ में कोई ब्रेक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको कहीं ना कहीं हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना होगा, और हर एक पॉइंट पे अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप कह सकते हो कि फिर उस इंटरवल में हमारा फंक्शन ओवरऑल कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, सेकेंड वाला जो पॉइंट दिख रहा है उसमें सिर्फ इंटरवल का अंतर है। फर्स्ट वाले में ओपन ब्रैकेट ए टू बी था, सेकेंड वाले में क्लोज ब्रैकेट ए टू बी है। क्लोज ब्रैकेट ए टू बी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कि ए भी अब इंक्लूडेड है और बी भी इंक्लूडेड है। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहां पे अगर हम उसको तो now it's very much similar to this, it's very much similar to this। तो कहीं ना कहीं ए से ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप अब कह रहे हो कि 2 से लेके 5, 2 इंक्लूडेड 5 आल्सो इंक्लूडेड, इसके अंदर अगर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है किसी फंक्शन का, तो फंक्शन को 2 पे कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, फंक्शन को 5 पे कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, और फंक्शन को 2 और 5 के बीच के सारी वैल्यूज पे भी कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई हैं। बी के अंदर पहला पॉइंट क्या है? f is continuous in the open interval a to b। सेकेंड, f is right continuous at a। right continuous का मतलब कि आप a के राइट हैंड लिमिट्स की बात कर रहे हो, कहने के लिए a के लेफ्ट हैंड साइड में हम नहीं जा सकते, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया राइट कंटिन्यूअस। जनरली बुक्स में अगर बात करें, एनसीईआरटी की बात करें, तो एनसीईआरटी में राइट कंटिन्यूअस जैसा कोई वर्ड नहीं है। तो वहां पे मेनली ये चीज लिखी हुई है कि सेकंड ए पे कैसे चेक करोगे कंटिन्यूटी। तो क्योंकि ए के राइट में, जो मैंने अभी आर्यन को भी बताया, आप लोगों को पहला क्वेश्चन में जो बताया कि ए के राइट में क्योंकि हमारा कोई ग्राफ है नहीं, तो जब ए पे हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली इट विल बी ओनली द राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग ए प्लस, दिस शुड बी इक्वल टू ए। एक्स अप्रोचिंग ए प्लस से आपको पता चल रहा है वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए। थर्ड वाला पॉइंट है f is left continuous at b। क्यों कह रहे हैं लेफ्ट कंटिन्यूअस एट b? बिकॉज आप b को सिर्फ लेफ्ट से अप्रोच कर सकते हो, राइट से अप्रोच करने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि ग्राफ नहीं है वहां। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे राइट हैंड लिमिट एट b इज इक्वल टू द आउटपुट ऑफ द फंक्शन एट b एंड इट शुड बी अ फाइनाइट क्वांटिटी। क्या ये डेफिनेशन समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई डाउट किसी को? Is this definition clear? सर Yes, बोलिए अनुष्का। अगर LHL एंड RHL इक्वल होगा ही नहीं तो फिर वो कंटिन्यूअस कैसे हो जाएगा? मतलब LHL एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है और RHL कर रहा है। एक केस होता है LHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आपने ट्राई किया लिमिट कैलकुलेट करने का। अब हम लिमिट में हम एक्चुअली कंटिन्यूटी की बात करें। कंटिन्यूटी के डेफिनेशन के अंदर कहा जाता है कि हमको किसी पॉइंट पे अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो आपको उस पॉइंट पे लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखनी होती है कि वो बराबर है कि नहीं। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी चीज लिखी हुई रहती है कि वो जो जिस भी पॉइंट पे आप फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो वो पॉइंट हमारे डोमेन के अंदर होना चाहिए। तो आप अगर ए के लेफ्ट की बात कर रहे हो तो क्या ए का लेफ्ट पार्ट आपके डोमेन के अंदर है? नहीं है। तो इसीलिए हम वहां पे लिमिट कैलकुलेट करने की बात नहीं करते कंटिन्यूटी के रेस्पेक्ट से, कंटिन्यूटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। अभी ये जैसे कि अगेन जो चीज मैंने आर्यन को स्टार्टिंग में समझाया वही चीज मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि कंटिन्यूटी कह रहा है कि आप किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी कब चेक करोगे? जब वो फंक्शन के डोमेन के अंदर आ रहा हो। अगर वो फंक्शन के डोमेन के अंदर आ ही नहीं रहा ना,
तो वहां पे ग्राफ ही नहीं बनेगा। सबसे लॉजिकल चीज तो ये है कि ग्राफ ही नहीं बनेगा, और अगर ग्राफ ही नहीं बनेगा तो वहां पे फिर कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब नहीं बनता है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि फंक्शन का ग्राफ बनाने के टाइम पे उस पॉइंट पे आपको हाथ उठाना पड़ रहा है या नहीं उठाना पड़ रहा है, लेकिन जब ग्राफ ही नहीं बना हुआ है तो आप उधर हाथ क्यों उठाओगे? ठीक है, ओके। सो अब क्वेश्चंस वगैरह जब हम सॉल्व करते हैं, जो भी बोर्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं, 10 में से 9 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हमें थ्योरम्स, ये जो बेसिक थ्योरम्स कह सकते हो, ये इन सब का यूज करना होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए जैसे कि यू कैन से दिस इज आल्सो अलजेब्रा ऑफ, बुक में कैसे लिखा होगा ये, तो ये लिखा होगा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, वेरी मच सिमिलर टू लिमिट्स ऑफ कंटिन्यूटी। कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है fx और एक फंक्शन है gx, अगर दोनों फंक्शन x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है, दोनों फंक्शन x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है, तो दोनों फंक्शंस का एडिशन, दोनों फंक्शन का सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, पहला चीज। दूसरा क्या कह रहा है, k इंटू एफ एक्स, के इज अ कॉन्स्टेंट, तो अगर fx कंटिन्यूअस है तो fx का कोई मल्टीपल लोगे वो भी कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली अगर gx आपका कंटिन्यूअस है तो gx का कोई मल्टीपल लोगे तो भी वो कंटिन्यूअस होगा। दिस इज योर सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि fx इंटू gx दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होने वाला है, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होने वाला है। एंड लास्टली, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिवीजन में भी बोलोगे, डिवीजन में हमेशा याद रखना मैथ्स में, if any variable or any function of x or any other variable is there in the denominator, तो आप उस वेरिएबल में ऐसा वैल्यू नहीं डाल सकते हो जिसके कारण डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो सिमिलरली यहाँ पे fx अपॉन gx को आप कंटिन्यूअस बोलोगे, कब बोलोगे, जब x इज इक्वल टू a पे आपका डिनोमिनेटर 0 ना हो। न्यूमिनेटर होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 ना हो, इसीलिए लिखा हुआ है प्रोवाइडेड g ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, देन ये हो गया थ्योरम्स। तो मतलब दोनों फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। डिवीजन के केस में बस इतना देखिएगा कि जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसमें ऐसा पॉइंट, क्या वो पॉइंट पे तो हम लिमिट नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं जहां या फंक्शन का वैल्यू तो नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं जहां पे वो 0 हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी पॉइंट नंबर 2। अब ये पॉइंट्स हम क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान यूज करते हैं, ये एज सच कह सकते हो इट्स नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी, बट वी सॉल्व इट फॉर क्वेश्चन, वी यूज इट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। सीधा यूज कर सकते हो, मतलब बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए हुए। सबसे पहला है fx a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट 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 टिल an(xn). व्हाट इज दिस? 9th में याद करो, दिस इज सिंपल एंड एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे लिखा भी है, इनफैक्ट हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी पढ़ा हुआ है, इट इज द nth डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन। nth डिग्री क्यों? क्योंकि इसके डिग्री होता है जो उस एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा बड़ा पावर होना चाहिए x के ऊपर। तो अभी इस ऑर्डर में देखोगे तो कहीं ना कहीं हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, एक एक पावर आगे, एक एक टर्म आगे जा रहे हैं, तो हमारा x का पावर बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि n जो होगा वो मेरा सबसे ज्यादा पावर होने वाला है, ठीक है। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल वैल्यूज ऑफ x, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो याद रखिएगा जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे हमेशा सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस कंटिन्यूअस होंगे हमेशा, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखो, इज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कंटिन्यूअस, आपको क्या देखना है, पॉलिनोमियल है कि नहीं। कैसे पता चलेगा पॉलिनोमियल है? सबसे पहले डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स नहीं होते होंगे। दूसरा, न्यूमरेटर में जो वेरिएबल्स होंगे वहां पे भी आप ये कह सकते हो कि आपका जो x होगा उसके ऊपर पावर हमेशा इंटीजर रहने वाला है, वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब -1 -2 वगैरह भी नहीं रहने वाला, 0 होल नंबर कह सकते हो कि x के ऊपर जो पावर रहेगा वो होल नंबर रहने वाला है। तो यहाँ पे दिस विल बी ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो आप लिमिट कैलकुलेट करके देख लो कोई भी पॉइंट पे। तो अगर हम यहाँ पे लिमिट x अप्रोचिंग c f of x कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन सीधा कर लेंगे। क्यों सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे? बिकॉज माई सब्स्टिट्यूशन हम तब करते हैं जब हमने वैल्यू पुट कर दिया और हमारा फंक्शन का आउटपुट एक फाइनाइट नंबर आया, तो हम कहते हैं कि वही हमारा लिमिट हो जाएगा।
तो यहाँ पे जब आप लिमिट ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करते हो एट एक्स अप्रोचिंग सी, तो दैट विल बी इक्वल टू 2c स्क्वायर प्लस 5c प्लस 6। ठीक है। सेकेंड पार्ट, अगर हम बात करें फंक्शन का आउटपुट एट एक्स इज इक्वल टू सी, तो वहां पे x की जगह पे c रखोगे तो 2c स्क्वायर प्लस 5c प्लस 6। तो देख सकते हो कि हमारा लिमिट का वैल्यू और हमारा फंक्शन का वैल्यू दोनों का दोनों वहां पे सेम आ गया। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अच्छा, इसके अलावा थर्ड पॉइंट, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। अगर आप ग्राफ की शेप को भी याद करोगे तो ऐसे वेव्स के जैसा बनता है, ठीक है, तो वहां पे भी कहीं ब्रेक नहीं आता। सिमिलरली y इज इक्वल टू लॉग एक्स विद बेस a, इसकी भी ग्राफ अगर देखोगे तो ये हमेशा कंटिन्यूअस रहता है। एंड सेम इज द केस विद द फोर्थ वन, एक्सपोनेंशियल y इज इक्वल टू a टू द पावर x। आर यू एबल टू गेट दिस आइडिया? एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, is sin x into cos x, is sin x into cos x a continuous function? Is sin x into cos x a continuous function? What? Yes or no? सोच के बताओ। मैंने आपसे पूछा क्या sin x into cos x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, और मैं पिछले स्लाइड पे जा रहा हूँ। पिछले स्लाइड में सारी चीजें प्रेजेंट है जिसके हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जो लोग यस लिख रहे हैं मैंने उनसे पूछना है कैसे। हर्षित, यस सर। क्या होगा आंसर? अभी चलो, दीक्षा मेरे को आपने आपने यस लिखा है, आंसर बताओ कैसे। सर यहाँ थर्ड पॉइंट में लिखा है ना y इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा तो उसी के अकॉर्डिंग बोले। लेकिन फंक्शन तो मल्टीप्लिकेशन में है। सर तो ऊपर वाले पॉइंट में यहाँ था ना, अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स होगा तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। रितेश, अनम्यूट करके बताना। यस सर। बताना, आपने भी यस लिखा है, क्या रीजन है? सर जो साइन एक्स है ना उसको सर हम फंक्शन ऑफ एक्स मान लेंगे, जो कि सर ऊपर थ्योरम जो सी नंबर में सर दिया है ना डिफिनीशन, हाँ हाँ, और जी एक्स है उसको सर कॉस एक्स मान लेंगे। ठीक है, गुड, वेरी गुड। सो सिंपल लॉजिक कि यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखें तो sin x कॉमा cos x दे आर कंटिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, ये हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन है। सो और वहां पे पॉइंट नंबर सी में देखा था कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है दूसरा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी कंटिन्यूअस रहने वाला है। तो देयरफॉर कह सकते हो कि sin x into cos x भी कंटिन्यूअस होगा। ओके, नेक्स्ट। अब एक काम करते स्टूडेंट्स, लेट मी टेक टू एनसीईआरटी वंस। देखो, अगर प्रॉपरली मैं बात करूं ना, जो ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो कौन से रहते हैं? चलिए, तो मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको समझाता हूं, फिर आप घर पे इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस एक है। अगर हम अभी थोड़े टाइम के लिए इसको इग्नोर कर दे, इसको इग्नोर कर दे एंड इसको इग्नोर कर दे, क्योंकि इसमें मॉडुलस इन्वॉल्व है। ठीक है, तो 6, 10,
11, 12, बाकी चारों क्वेश्चन हमारे एग्जैक्टली सेम है। क्यों एग्जैक्टली सेम है? अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, तो क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग आपका फंक्शन क्या है? आपका फंक्शन है जब इनपुट आप 2 या 2 से छोटा देते हो तो फंक्शन कैसे कैलकुलेट करेगा? 2 into x plus 3 करेगा। तो अगर आपने इनपुट दिया है 1 का, तो आपको आउटपुट कितना मिलेगा? आपको उस हिसाब से इस फंक्शन से आउटपुट मिलेगा, x की जगह 1 यहां जाएगा, तो 2 into 1 3, 2 into 1 2, 2 plus 3 5। लेकिन अगर आपने इनपुट दिया 5 का, तो अब आपका फंक्शन का इनपुट आउटपुट इधर से कैलकुलेट होने वाला है, 2 into 5 minus 3। ठीक है। अच्छा, आपको क्वेश्चन दिया जाता है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ discontinuity of f where f is defined by this। तो स्टूडेंट्स एक चीज, आपको सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करने थे। कोई आइडिया, कोई बताएगा कि ऐसे क्वेश्चन में फिर हम कौन से पॉइंट्स पे चेक करेंगे? ऐसे केस में हम कौन से पॉइंट्स पे चेक करेंगे? बताइए, जो भी आपके मन में आ रहा है। एनीवन कैन शेयर। सर 2 के बराबर या इक्वल रहेगा तो कंटिन्यूटी रहेगा ना सर? हाँ नहीं, मतलब जैसे आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाला है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, आपको ये बताना है। तो आप एक चीज तो हमें दिख रहा है कि हमारा फंक्शन 2 पे अलग डेफिनेशन है ना? 2 के लेफ्ट में अलग डेफिनेशन है, 2 के राइट में अलग डेफिनेशन है। अच्छा, ये चीज समझ पा रहे हो कि अलग डेफिनेशन का मतलब क्या है? कि जब 2 से छोटे वैल्यूज डाल रहे हैं तो फंक्शन का आउटपुट अलग तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। 2 के राइट में जब वैल्यूज डाल रहे हो, 2 से बड़ा कोई वैल्यू डाल रहे हो, तो उस केस में फंक्शन का वैल्यू अलग तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। इसको हम सेम कब बोलते हैं? एक मिनट, देखो ये द रीजन व्हाई आई एम फोकस्ड ऑन दिस ना, बिकॉज आई नो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट। जिसको समझ में आ जाता है लिमिट कैलकुलेट करना, उसके लिए आसान होता है। तो वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। सो एनसीईआरटी का अगर हम बात करें, इट वाज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आवर एफएक्स इज सच दैट it is 2x plus 3 if x is less than equal to 2, and it is 2x minus 3 if x is greater than 2। तो यहाँ पे आपका अलग अलग इनपुट के लिए अलग, मतलब फॉर सम सेट ऑफ इनपुट्स आप अलग तरीके से आउटपुट कैलकुलेट करोगे, एंड फॉर सम अदर सेट ऑफ इनपुट्स आप अलग तरीके से आउटपुट कैलकुलेट करोगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपको अलग अलग इंटरवल्स आ गए। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरवल का, यहाँ पे हम बात करें इंटरवल का, तो ये इंटरवल क्या बन जाएगा? ये इंटरवल कहीं ना कहीं हो गया आपका -∞ से लेके 2 पे क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पे अगर हम इंटरवल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 2 से इंफिनिटी। ओके, अब जनरली स्टूडेंट्स क्या होता है, आपको जब इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपसे सवाल पूछा जाता है कि बताइए आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं आपसे सबसे पहले देखना क्या है सवाल में, कि क्या फंक्शन हर जगह डिफाइंड है या नहीं। टेल मी, क्या मेरा फंक्शन हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है? यस और नो? क्या आपको हर रियल वैल्यू के लिए, हर इनपुट के लिए आउटपुट मिलेगा? सोच के बताइए, क्या आपको हर इनपुट के लिए आउटपुट मिलेगा? आर्यन और रोशन ने जवाब दे दिया है, बाकी लोग? रिवांश, अभिषेक ने भी जवाब दिया, अंशु ने भी जवाब दिया। ग्रेट, 5 लोगों का आंसर आ चुका है। अनुष्का, दीक्षा का भी रिस्पांस आ चुका है। 7 लोग हो गए। सर क्वेश्चन से रिपीट कर सकते हैं, नेटवर्क इशू से। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इस फंक्शन में कोई भी इनपुट डालिए उसके लिए आउटपुट दिख रहा है क्या? मेरा सवाल है कि आप कोई भी इनपुट डालो, क्या उसके लिए आपको फंक्शन में आउटपुट दिख रहा है? ओके ग्रेट, तो अब ऑलमोस्ट सब लोगों का रिस्पांस आ चुका है।
आयुष सो रहे हो क्या आयुष? नहीं सो रहे तो फिर जवाब दो। सिंपली देखो कि क्या कोई ऐसा वैल्यू दिख रहा है जिसको पुट करने से हमारा फंक्शन का आउटपुट नहीं आ रहा। देयर इज नो सच वैल्यू। फंक्शन कह रहा है 2 या 2 से छोटा वैल्यू के लिए उधर से आउटपुट कैलकुलेट करो और 2 से बड़ा के लिए इधर से आउटपुट कैलकुलेट करो। तो इट इज वेरी क्लियर। सबसे पहली चीज हमारी क्या क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे, दैट fx is defined at all real values of x। ये सबसे पहला जवाब हो गया। तो अगर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो फंक्शन तो हर जगह डिफाइंड है, तो पूरा खेल अब किस पे आ गया? लिमिट्स पे आ गया कि नहीं? पूरा खेल लिमिट्स पे आ गया। अब आप सोचिए कि आप लिमिट कहां कहां पे कैलकुलेट करोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आइडियली यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग। 3 चीजें रखना। सबसे पहले when c is less than 2, मतलब आपको कहीं ना कहीं 3 अलग अलग डेफिनेशंस पे कैलकुलेट करना होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द राइटिंग नाउ। हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द राइटिंग। बहुत सारी चीजें यहाँ पे अब जब मैं लिख दूंगा तो आपको दिखेगा हाँ ये तो होता ही है या ये तो होता ही है, बट वी हैव टू राइट इट देयर। तो सबसे पहले हम बात करें तो फॉर वैल्यूज लेस देन 2, ठीक है, लेट c इज लेस देन 2। इसके बाद at c equal to 2, and lastly for values greater than 2। ठीक है, तो आपको ये 3 अलग अलग स्टेप्स में आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहला क्या होगा, तो यहां अगर हम बात करेंगे, ये बताइए ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है, तो मेरा जो फंक्शन है c से छोटे के लिए, c से छोटी वैल्यू के लिए जो मेरा फंक्शन होने वाला है, उस केस में अब हम फंक्शन को क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे? 2x + 3 की जगह क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 2c + 3। क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं 2c + 3 is a polynomial function, hence it is always continuous। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करोगे ग्रेटर देन 2 के लिए, तो ग्रेटर देन 2 के केस में आपका फंक्शन क्या बन जाएगा? आपका फंक्शन बन जाएगा 2x - 3 में x की जगह c रखोगे तो ये बन जाएगा आपका 2c - 3। अगेन 2c - 3 इज पॉलिनोमियल इन फैक्ट। अच्छा, एल्जेब्रिक और पॉलिनोमियल में अंतर ये होता है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर होंगे वो होल नंबर होंगे, लेकिन अगर पावर कहीं पे मान लो 2 की जगह 1/2 दिख गया, फिर आप उसको पॉलिनोमियल नहीं एल्जेब्रिक फंक्शन कह सकते हो। सो 2c - 3 is a polynomial function, hence it is always continuous। तो स्टूडेंट्स, हमने 2 से छोटे वैल्यूज पे देख लिया कि फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, 2 से बड़े वैल्यूज पे हमने देख लिया कि हमारा फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, तो कहां बचा? 2 पे अब चेक करना है। अब 2 एक पर्टिकुलर पॉइंट है, 2 एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो पॉइंट पे आप कैसे चेक करोगे कंटिन्यूटी? आप उस पॉइंट पे लिमिट कैलकुलेट करोगे और उस पॉइंट पे फंक्शन की आउटपुट कैलकुलेट करोगे और फिर आप दोनों को देखोगे कि वो इक्वल एंड फाइनाइट आ रहे हैं या नहीं। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? Are you able to understand? This is how we will solve this question in boards।
तो ये जो लेफ्ट में और ये जो राइट में सेम ही चीज लिखा हूं, बट दिस इज हाउ यू राइट इन बोर्ड्स, क्योंकि फंक्शन आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स बताइए। तो आपको दिख रहा है कि 2 पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, तो आप 2 पे अलग से चेक करो, 2 के राइट के लिए अलग से चेक करो और 2 के लेफ्ट के लिए अलग से चेक करो। तो हमें क्या दिखा है कि 2 के लेफ्ट पे अपना फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, 2 के राइट पे अपना फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, बचा क्या 2 पे चेक करना है। चलो तो सबको 2 पे चेक करके बताओ फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ओके दिव्यांशु, गाइस एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व। क्या करो, लिमिट कैलकुलेट करो, फंक्शन का आउटपुट कैलकुलेट करो। वेरी गुड आयुष, वेरी गुड रोशन, अच्छी बात है। कहीं ना कहीं अभी हम एक 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन को देख रहे हैं, बोर्ड्स में ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर के लिए आ सकता है। सो अब अगर हम यहाँ पे लिमिट की बात करें, लिमिट x अप्रोचिंग टू f ऑफ 2 है ना, पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये बताइए हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? बहुत लोगों ने कंटिन्यूअस तो लिखा है, अब मेरे को सॉल्व करके दिखाने दो कंटिन्यूअस है या नहीं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है द आंसर इज नो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है कंटिन्यूअस? तो अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हो, तो आप बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे? कौन सा फंक्शन पिक करोगे? ऊपर वाला, और वहां पे x के जगह पे 2 डालोगे, राइट? ऊपर वाला फंक्शन पुट करोगे और फिर x के जगह पे 2 डालोगे, तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 + 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 7। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे? नीचे वाला फंक्शन देखोगे, अब वो हो जाएगा 2 × 2 - 3, वो आ गया 1। क्या दिख रहा है यहाँ पे? तो मैंने उस टाइम पे गुड इसलिए बोला था बिकॉज यू गाइस रिस्पॉन्डेड। मैंने ये नहीं बोला था कि यू आर करेक्ट बट आई होप यू गाइस आर गेटिंग द आइडिया। एक पहला क्वेश्चन है गलती चलेगा, एक और क्वेश्चन होगा उधर भी गलती चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, राइट? तो आर यू गेटिंग द आइडिया? 2 के लेफ्ट में हमें लिमिट विमिट चेक करना ही नहीं था बिकॉज फंक्शन वाज अलजेब्रिक, सीधा लिख डाले। 2 के राइट में अलजेब्रिक लिख डाले। एग्जैक्टली 2 पे क्या हुआ? 2 पे तो 2 इज अ पॉइंट, 2 इज अ पॉइंट, तो पॉइंट पे आप कैसे चेक करोगे? यू विल कैलकुलेट द लिमिट, और जब लिमिट कैलकुलेट करोगे उस पॉइंट पे तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करना होगा और आपको राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करना होगा, एंड देन यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आए लेकिन बराबर नहीं आए, तो इसलिए हमने फंक्शन की वैल्यू भी देखने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता मतलब फंक्शन जो है उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। कितने लोगों को नहीं समझ में आया पूछ सकते हो? कहीं कोई डाउट है? ये एक क्वेश्चन और करोगे। एक क्वेश्चन करते हैं फिर, ठीक है? सो आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 लिख लो, फिर मैं उस स्लाइड पे वापस आऊंगा, तो आप थोड़ा उसके हेल्प से भी लिख सकते हो। फर्स्ट टाइम है, नॉट एन इशू एट ऑल।
क्वेश्चन लिख लिया ना सबने? x क्यूब माइनस 3 x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, x स्क्वायर प्लस 1 x ग्रेटर देन 2 के लिए। अब मैं आपके सामने इस स्लाइड को ओपन कर देता हूँ, अगर कहीं पे जरूरत पड़ी तो इसके हेल्प से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। So I think everyone is able to solve it. So रोशन ने कहा है डिसकंटिन्यूअस, हर्षित ने लिमिट की वैल्यू उसकी सेम आई है, अनुष्का का कहना है कंटिन्यूअस, अंशु पूछ रहा है सर क्वेश्चन नंबर 7 था ना? अंशु क्वेश्चन नंबर 11 था। रिवांश का कहना है कंटिन्यूअस, दिव्यांशु का कहना है कंटिन्यूअस, रितेश का कहना है कंटिन्यूअस। बहुत अच्छी बात है। रोशन, बाकी सबका कंटिन्यूअस कहना है, कंटिन्यूअस है आंसर, आंसर इज कंटिन्यूअस। कैसे कंटिन्यूअस है? अब मैं राइट सेम मतलब वैसे ही फॉलो करूंगा। लेट मी गो टू एनसीईआरटी डायरेक्टली। तो देखिए इस वाले में क्या है, अब 2 से लेफ्ट के लिए है ना, फॉर c लेस देन 2, c लेस देन 2 के लिए तो इट्स अ सिंपल पॉलिनोमियल, तो c लेस देन 2 के लिए इट्स ऑलवेज कंटिन्यूअस, c ग्रेटर देन 2 में अगेन इट्स अ पॉलिनोमियल, ऑलवेज कंटिन्यूअस, एंड एग्जैक्टली 2 पे अगर चेक करोगे तो एग्जैक्टली 2 पे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप ऊपर वाला फंक्शन लोगे तो वहां से आएगा 2 क्यूब माइनस 3, कितना आ गया ये 8 माइनस 3 5 आ गया। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 5 आ गया। फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे उसके लिए भी ऊपर वाला फंक्शन ही पकड़ना है, फिर से वहां 2 पुट करोगे तो 8 माइनस 3 5 आ गया। ठीक है, रोशन इज दिस क्लियर? सिली मिस्टेक कर दिए कहीं पे शायद? बाकी कोई दिक्कत किसी को? सौरभ, सौरभ कोई दिक्कत? कोई मैसेज से आ नहीं रहा आपका? ओके चलो, देखो बस एक एक टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा वो जो थोड़ा झिझक कह सकते हो ना क्योंकि कर रहे हो क्वेश्चंस, हट जाएगा। अब देख के भी बता सकते हो, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस होने के बाद देख के भी बता सकते हो। अब बोलो जैसे क्वेश्चन नंबर 13, क्या ये कंटिन्यूअस होगा या नॉट कंटिन्यूअस होगा? मैं सिंपल सा सवाल पूछता हूँ लोगों से अनम्यूट करके, ठीक है? अनुष्का एक बार अनम्यूट करो। यस सर। 1 से लेफ्ट के लिए, 1 से छोटी वैल्यूज के लिए क्या ये कंटिन्यूअस होगा? यस सर। क्यों कंटिन्यूअस होगा? रीजन बताओ। सर वहाँ पे LHL और LHL जो है वो भी फंक्शन के इक्वल आएगा। आप 1 से लेफ्ट में बोलोगे कि इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इट्स ऑलवेज कंटिन्यूअस। 1 से लेफ्ट में क्या होता है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द पॉइंट्स जो कि एक से छोटे हैं। ओके आ रही है बात समझ में? वो उस लाइन को लिखना जरूरी है। नेक्स्ट, अंशु अनम्यूट करना एक बार।
हेलो यस सर बोलिए। अंशु, 1 से राइट के लिए, 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए क्या आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है? सोच के बताओ। 1 से राइट के लिए क्या आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है? यस सर। जब आपसे 1 से राइट के लिए पूछा जाता है ना, इसके बारे में तो सोचो ही मत, इसका कोई लेना देना नहीं होता उसको, ठीक है ना। 1 से राइट मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दिस फंक्शन। तो अब इजीली देख के बता सकते हो दिस इज कंटिन्यूअस। टेल मी द रीजन। सर फंक्शन पॉलिनोमियल है। इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है, राइट, ग्रेट। चलो रिवांश। यस सर। अब हमको 1 के लेफ्ट पे तो अनुष्का ने बता दिया कंटिन्यूअस है, अंशु ने बता दिया कि 1 के राइट पे हमेशा कंटिन्यूअस है, लेकिन 1 पे क्या हो रहा है कि फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है ना। 1 से थोड़ा लेफ्ट के लिए फंक्शन को अलग से कैलकुलेट करोगे, 1 से थोड़े से राइट पे अलग से कैलकुलेट करोगे, तो बताइए फिर 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है? नहीं है सर, LHL और RHL का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। एग्जैक्टली, LHL का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 + 5 6। RHL का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 - 5 - 4। यह सेम नहीं है, तो 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं आ रहा। तो आपसे जब पूछा गया कि इज द फंक्शन डिफाइन अ कंटिन्यूअस फंक्शन, सो योर आंसर विल बी नाउ, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्यों मैं आपको 1 से लेफ्ट, 1 से राइट और 1 पे पूछ रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन ने आपको पूछा है बताइए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो आपको इस फंक्शन के पूरे डोमेन पे इनडायरेक्टली देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको इस फंक्शन के पूरे डोमेन पे कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि 1 पे मेरा डेफिनेशन चेंज हो रहा है, तो 1 पॉइंट पे कैलकुलेट होगा, और 1 के लेफ्ट में अलग से, 1 के राइट में अलग से। निखिल का मैसेज आया है, सर पहले हिंट नहीं कर रहा था, अब बन रहा है। हिट नहीं कर रहा था, आई थिंक यू वर ट्राइंग टू से। चलिए, अब हमने कौन सा छोड़ा था क्वेश्चन यार? कौन सा छोड़ा था हमने छोड़ा था ये वाले, है ना, मॉड वाले। चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन को अगर रीराइट करूं, मॉड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपन, ऑलरेडी पता होगा। रितेश बता सकते मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? याद है कुछ? जो भी याद है बता सको। सर यही कि सर अगर मॉड में किसी भी निगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू को रखते हैं सर, हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है। अच्छा, जीरो क्या है? जीरो तो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, फिर सर इसको नहीं पता सर, भूल गए। देखो, यहाँ पे जब आपसे पूछा जाएगा मॉडुलस फंक्शन, आपका जवाब होना चाहिए कि एक ऐसा फंक्शन है जिसका आउटपुट ऑलवेज क्या होगा? यू विल से नॉन नेगेटिव, ठीक है। आप पॉजिटिव नेगेटिव जब बोलते हो ना, पॉजिटिव का मतलब है 0 से राइट वाले नंबर्स, नेगेटिव का मतलब 0 से लेफ्ट वाले नंबर्स। लेकिन 0 को क्या, तो 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। बेसिकली मॉडुलस फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। अब जैसे कि मान लीजिए मॉड ऑफ एक्स है, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? तो एक्स लिखते हैं और 2 डंडे लगा देते हैं, है ना। ये अपना मॉड का डेफिनेशन हो जाता है। ये कहता है कि अगर इनपुट मॉड का अंदर वाला चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गया है, मॉड का अंदर वाला चीज या तो इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है, तो आप मॉड को सीधा रिमूव कर दो, दोनों डंडों को ऐसे ही हटा दो। लेकिन अगर आपने जो अंदर वाला पार्ट है, अगर आपने उसको लेस देन 0 किया, मतलब कोई ऐसा इनपुट डाला है जो 0 से छोटा है, जैसे -2 डाल दिया, तो आपको ये क्या कहता है? ये कहता है कि आप उधर जो भी x डाल रहे हो उसके आगे एक माइनस साइन लगा दो। अब इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। मान लीजिए आई एम आस्किंग यू टू कैलकुलेट 2। अच्छा सुनो, आप लोग मुझे चैट में एक सिंगल मैसेज दोगे इन सारे क्वेश्चंस का। चलिए, मुझे चैट में एक ही मैसेज भेजो, कॉमा करके चारों आंसर्स लिखना।
जो भी आपको समझ में आ रहा है बेस्ड ऑन द डेफिनेशन। पहले में 2 का मॉड क्या होगा, अगले में -1.5 का मॉड क्या होगा, तीसरे में 0 का मॉड क्या होगा, चौथे में -7/2 का मॉड क्या होगा। सौरभ सही है सारी वैल्यूज, रोशन सही है सारी वैल्यूज, आयुष सही है सारी वैल्यूज। आयुष इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करते रहो, इससे आपको बोर्ड नहीं लगेगा यार। अनुष्का गलत है थोड़ी सी। आप देखो अनुष्का, आपने आपके 2 वैल्यूज नेगेटिव आ रहे हैं, जबकि आउटपुट हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। दिव्यांशु सही है, दीक्षा सही है, अभिषेक आपके 2 वैल्यूज नेगेटिव आ रहे हैं और आउटपुट क्या नेगेटिव हो सकता है, नहीं ना। निखिल सही है, अंशु सही है। चलिए, तो आई थिंक हाफ ऑफ द पीपल हैव आंसर्ड इट करेक्टली। व्हाट इज द लॉजिक? तो सबसे पहले जो पॉजिटिव वैल्यू होती है, आई थिंक जो दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है आपके, पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है? 2 आपका कहां पे डिफाइन हो रहा है? 2 पहला वक्त में जा रहा है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे जा रहा है, तो यहाँ पे जो इनपुट है वही आउटपुट निकल कर आएगा। 0 वाले में जो इनपुट है वही आउटपुट निकल कर आएगा। अब आप क्या कर रहे हो, आपने -1.5 को -1.5 ही रहने दिया, बट आपको करना क्या चाहिए, आपको मॉड के अंदर जो भी चीज है उसको x ट्रीट करो। मॉड के अंदर जो भी चीज है उसको x की तरह ट्रीट करो। और अब पूछो सवाल, क्या x लेस देन 0 है? द आंसर इज यस। तो अगर x लेस देन 0 होता है तो उस केस में आपको आउटपुट में क्या लिखना होता है? आपको आउटपुट में लिखना होता है -x, है ना। आपको क्या लिखना होता है? -x। अब जब आप -x लिखोगे तो आपको पता है कि x आपका कितना है, -1.5 है, और उसके आगे आपने माइनस लगा दिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, अल्टीमेटली प्लस आ गया कि नहीं। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा। आपको x, ये जो मॉड के अंदर जो चीज दिख रही है आप उसको x की तरह अज्यूम करोगे। तो अब ये जो x है ये लेस देन 0 है, तो अगर ये लेस देन 0 है तो आपको क्या लिखना चाहिए? -x लिखना चाहिए। -x करोगे तो पहले x लिखा, फिर उसके आगे माइनस लगा दिया, तो अल्टीमेटली क्या बन गया? ये अल्टीमेटली ये 7/2 बन गया ना। अल्टीमेटली ये 7/2 बन गया, पॉजिटिव हो गया। तो आइडियली आपको बस क्या करने के लिए बोला जाता है, आपको बोला जाता है अगर मॉड के अंदर जो चीज है नेगेटिव है उसका माइनस साइन को हटा दो, पॉजिटिव बन गया, वो आपका आउटपुट होगा। और अंदर अगर पॉजिटिव गया तो वही निकल कर आएगा ऐसे भी। ठीक है, एम आई क्लियर? जिन जिन लोगों से गलती हुई है, ठीक है, जो भी अंदर वाली चीज नेगेटिव होती है ना, आप उसमें से माइनस को हटा दीजिएगा। अच्छा, अगला चीज मॉड के ऊपर मैं बात कर रहा हूं जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। चलो पहले इजी क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर मुश्किल पे जाएंगे। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7। नाउ एक बार आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। मैं 3 मिनट का टाइम देता हूं, जो भी समझ में आता है थोड़ा सा लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको थोड़ा समझ में अच्छे से आए।
ओके, तो यू गाइस आर एबल टू सॉल्व। पूछ रहे मेरे से डिसकंटिन्यूअस होगा क्या, मेरे को तो लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। आपको कहाँ कहाँ पे चेक करना है मेरे को बता देता हूँ। सो इट्स एक्चुअली सिर्फ 3 पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी हर जगह कंटिन्यूअस है। सिर्फ 3 पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी हर जगह कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए। सो लेट मी सर सॉल्व दिस सिर्फ क्वेश्चन। 3 पे है तो फिर पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ना? क्या लिखा है क्वेश्चन में? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, आपसे ये पूछा जा रहा है। सर तो यहाँ पे 3 वैल्यू दिया हुआ है, तो तीनों का अलग अलग ना कैलकुलेट करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे आपने कैसे कैलकुलेट किया था? सर उसका तो मतलब सेम था ना, देखिए उसका इक्वेशन ओनली प्लस माइनस का अंतर था, इसमें तो पूरा इक्वेशन ही चेंज है। सुनो, पहले मॉड है फिर उसके क्वेश्चन बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में अगर देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पे डेफिनेशन चेंज हुआ था। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 7 पे देखोगे तो 2 जगहों पे डेफिनेशन चेंज हुआ है। एक -3 पे चेंज हुआ है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं 3 डेफिनेशन आ गए ना आपके। एक -3 पे चेंज हुआ है और एक 3 पे चेंज हुआ। तो -3 के लेफ्ट के लिए अलग सिचुएशन है, -3 के राइट के लिए अलग सिचुएशन है। फॉर्चुनेटली इसका राइट और इसका लेफ्ट का डेफिनेशन सेम दिया हुआ है, और फिर इसके राइट में अलग है। तो कहीं ना कहीं इसलिए आपके यहाँ पे 3 सिचुएशंस आपको दिए हुए हैं। ऐसा कोई अलग नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन में बेसिकली 2 पे चेंज हुआ था, यहाँ पे -3 पे चेंज हुआ है और +3 पे चेंज हुआ है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना है मुझे, एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। Okay, so now first of all if I rewrite this thing, तो देखिए स्टूडेंट्स, मॉड सिर्फ एक जगह पे लगा हुआ है और वहां पे x जो इनपुट है वो कैसा जा रहा है, तो इनपुट आपका लेस देन इक्वल टू -3 है। तो वहां पे अगर हम मॉड को रिमूव करना चाहेंगे तो कैसे रिमूव होगा, माइनस साइन आएगा वहां पे। तो सिर्फ कहने के लिए इसमें अंतर क्या होने वाला है, इसको आप रीराइट करोगे एक बार अपने क्वेश्चन में, -x + 3x लेस देन इक्वल टू -3, है ना। लेस देन इक्वल टू -3 पे आपका वो फंक्शन क्या हो जाएगा, -x + 3 हो जाएगा। अब अगर हम इधर बात करें, अब सोचो कि आपको एक्चुअली में यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी कितने जगह पे चेक करना है। तो आपको एक चेक करना है लेफ्ट ऑफ -3, एक हो गया आपका राइट ऑफ 3, एक हो जाएगा आपका राइट ऑफ -3, एक हो जाएगा आपका लेफ्ट ऑफ 3। सबसे पहले तो -3 के राइट में लेफ्ट में, फिर आपके पास 3 के राइट में लेफ्ट में, और उसके बाद जो पॉइंट आए हैं इस पॉइंट पे भी चेक करना है, एट दिस पॉइंट एंड यहाँ पे भी एट दिस पॉइंट। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था ना, आप ये कह सकते हो कि 6 के जैसे 2 क्वेश्चन आपको एक बार में सॉल्व करने हैं। 6 के जैसे 2 क्वेश्चन हमको एक बार में सॉल्व करने हैं। आइडिया आ रहा है? डोंट कंफ्यूज दिस ना। सिंपली ऐसे देखो कि आपको एक बार -3 के लेफ्ट में चेक करना है, -3 के राइट पे चेक करना है, फिर -3 पे चेक करना है, फिर आपको
3 के लेफ्ट में चेक करना है, 3 के राइट में चेक करना है और 3 पे चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, 2 के लेफ्ट में चेक किए, 2 के राइट में चेक किए और 2 पे चेक किए, तो वहां पे एक सिचुएशन बनना था, यहाँ पे ऐसे 2 सिचुएशन होगा। तो इज इट अ बिग डील? नॉट एट ऑल। आप यहाँ पे क्या देखोगे, अगर हम सी वाले पे बात करें, तो लेफ्ट ऑफ -3 पे, अब क्योंकि आप उसको थोड़ा रिलेट कर पाओगे, तो लेफ्ट ऑफ -3 में क्या है, इट्स अ पॉलिनोमियल। Why is it a polynomial? Because left of -3 में आपका फंक्शन क्या लगेगा, आपका फंक्शन लगेगा -x+3। तो आप देखिए x के ऊपर पावर इंटीजर है, इनफैक्ट होल नंबर है, तो पॉलिनोमियल हो गया। तो लेफ्ट ऑफ -3, इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। फिर राइट ऑफ -3, पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब हम कहां पे आएंगे, हम आएंगे सीधा 3 पे, एट x इज इक्वल टू -3। अब x इज इक्वल टू -3 पे अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट की एक बार बात करते हो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब -3 के लेफ्ट के लिए, तो आपका फंक्शन क्या होगा, -x+3 होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में बेसिकली क्या रहेगा, लिमिट x अप्रोचिंग 3 माइनस x+3। फिर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, तो -3 + 3 कितना हो जाएगा, 0 हो गया। और सॉरी, यहाँ पे am I doing some mistake or what? ठीक है। सो माइनस ऑफ -3 + 3, तो ये हो गया 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू स्टूडेंट 6 आ गई। राइट हैंड लिमिट का कैलकुलेट करोगे, लिमिट x अप्रोचिंग 3 + 2x, 2 टाइम्स ऑफ x, -2 टाइम्स ऑफ x, सॉरी। तो दिस बिकेम +6। यहां तक समझ में आया? आयुष कह रहे हैं कि सर व्हेन वी विल रिमूव मॉड फ्रॉम x वी विल गेट x ओनली। आयुष, जब मैंने यहाँ पे मॉड रिमूव करने वाला जो डेफिनेशन समझाया था, उसमें मैंने बोला था कि सिर्फ x कब रहेगा, जब इनपुट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जाएगा। लेकिन अगर आपका इनपुट लेस देन 0 जाएगा, इनपुट लेस देन 0 का मतलब क्या है, वैल्यू इज ऑलरेडी नेगेटिव, तो आप उस नेगेटिव वैल्यू के आगे माइनस साइन लगाओगे, तभी जाके तो पॉजिटिव बनता है ना वो, राइट? तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, तो आपका जो ये मॉड इज, हाँ बोलो सर। स्टार्टिंग में सर आप लिखे हैं -x। हाँ, स्टार्टिंग में क्यों लिखा -x, क्योंकि आप देखो वो इनपुट क्या है, इनपुट इज नेगेटिव। तो ऑलरेडी आप इनपुट क्या दे रहे हो, शायद आप इनपुट दे रहे हो -4, तो हम -4 को -4 छोड़ देंगे। अब सोचो कि अगर x आपका -4 है, तो मॉड कैसे ओपन होगा, इट हैज टू बी -x, सो दैट माइनस ऑफ -4 बिकम्स +4। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को ही देख लो, आपने -1.5 का मॉड कैसे ओपन किया था, -1.5 को अगर आपने x माना था, तो आपने कहीं ना कहीं -x आउटपुट बनेगा, और x ऑलरेडी 1.5 है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ -1.5, तभी जाके ना +1.5 आया। मैंने आपको बोला है कि इस तरीके के नंबर्स में जब मॉड कैलकुलेट करना, माइनस का साइन रिमूव कर दो। बट अभी अगर देखोगे आप, तो अभी तो हम एक डेफिनेशन लिख रहे थे, तो हम देख रहे हैं कि हमारा x का जो इनपुट है वो -3 लेस देन -3 है, तो इसलिए हमारा x जो भी डालेंगे हमेशा वो -x बन के बाहर निकलेगा। x को पॉजिटिव करने के लिए माइनस लगाते हैं, एग्जैक्टली। आयुष, इज दिस आइडिया क्लियर? बोलो, डोंट लेट एनी डाउट स्टे इन योर माइंड, बिकॉज अभी मॉड के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है? चलिए, तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये तो आपको समझ में आ गया कि हम -3 पे हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो सेम आ गया,
और फंक्शन की वैल्यू निकालना तो अब एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी क्योंकि वो दोनों में से कोई एक ही है। तो फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू -3 वो कितना हो जाएगा? सो -3 का मॉड है एक तरीके से +3। अब वही लॉजिक है, -3 का मॉड रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? -3 माइनस और -3 करोगे, अल्टीमेटली वो 3 + 3 6 हो गया। तीनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब क्या हो गया? इट्स कंटिन्यूअस। सिमिलरली अगर हम बात करें 3 के लेफ्ट में, तो 3 के लेफ्ट में अलजेब्रिक होगा, पॉलिनोमियल होगा, इनफैक्ट कंटिन्यूअस। 3 के राइट में पॉलिनोमियल होगा, कंटिन्यूअस। लेकिन जब आप 3 पे कैलकुलेट करोगे, तो आपको 3 के लेफ्ट हैंड लिमिट पे, मैं यहीं पे शॉर्ट में लिख देता हूं, at x is equal to 3 the left hand limit के लिए आपको -2x उठाना पड़ेगा, तो -2 × 3 -6। द राइट हैंड लिमिट वहां पे 6 × 3 + 2 6 × 3 + 2 कितना हो गया? ये हो गया 20। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज नॉट सेम, देयरफॉर वी विल से दैट द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस at x is equal to 3. Any problem, anyone? Anushka, is this clear? Diksha, Harshit, Saurav, Ritesh? यस सर, क्लियर है पूरा। समझ में आ रहा है ना? टाइप रिलेट कर पा रहे हो पिछले क्वेश्चन से? ठीक है। तो ये जब पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको देखना होता है, तो आपको सारे केसेस उठा के देखने होते हैं, सारे केसेस। तो अब इस तरीके से आप बाकी मॉड वाले क्वेश्चन भी कर लोगे। अब अगर हम आते हैं थोड़ा आगे, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, तो आप नोटिस कर सकते हो ऑल ऑफ देम आर सिमिलर क्वेश्चंस। एंड अगेन आपसे पूछा जा रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, सबसे पहले आप बताओ कि यहाँ पे डोमेन क्या है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का डोमेन बताइए। डोमेन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? आपका x कहां से कहां तक इनपुट के फॉर्म में आप ले सकते हो। ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा फंक्शन वाला चीज यहाँ पे यूज हो जाता है। जैसे हर्षित, एक बार म्यूट करना। यस सर। बताओ हर्षित, यहाँ पे आपका जो इनपुट है x का वैल्यू, क्वेश्चन को देखिए बताओ कि कहां से कहां तक आप इनपुट ले सकते हो। सर 0 से 1 तक। 0 से 1 तक तो खाली इसके लिए, 1 से 3 के लिए ये हो गया, 3 से 10 के लिए ये हो गया। तो कहीं ना कहीं क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 0 से लेके 10 तक 0 भी इंक्लूडेड है, 10 भी इंक्लूडेड है? मुझे लगा ऊपर वाला नहीं, पूरा क्वेश्चन के लिए पूछ रहा हूं। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरा फंक्शन क्या 50 पे कंटिन्यूअस है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? आप बोलोगे 50 पे तो हम सर चेक ही नहीं कर सकते क्योंकि 50 इस फंक्शन के डोमेन के अंदर नहीं आता है। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाएगा कि -10 पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो अगेन -10 तो हमारे डोमेन के बाहर निकल गया। हमारा डोमेन कहां से कहां तक है? 0 से 10 तक है। हमारा डोमेन 0 से 10 तक है। डज नॉट एग्जिस्ट वाला वर्ड यूज करना गलत होगा। आई विल से दैट कंटिन्यूटी इज नॉट डिफाइंड हियर because the point at which we are thinking about the continuity of the function, that point is not included in the domain. So यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके क्वेश्चंस को अपन कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर मैं ऐसे एक लाइन बनाऊं, तो we have 0, we have 1, 3, 10, ठीक है। सो आइडियली व्हाट शुड बी द अप्रोच? 0 के लेफ्ट में नहीं जाना स्टूडेंट, 0 के राइट। तो सबसे पहले अगर करोगे तो राइट ऑफ 0 एंड एग्जैक्टली एट 0, ये एक सिचुएशन होगा। सेकेंड केस क्या होगा? 1 को देखो तो 1 के राइट में भी फंक्शन डिफाइंड है, 1 के लेफ्ट में भी फंक्शन डिफाइंड है।
तो यहाँ पे 1 के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट ऑफ 1, फिर राइट ऑफ 1 एंड फिर एग्जैक्टली एट 1। पता चल रहा है क्या? अब अगर मैं 0 के राइट की बात करूं तो 0 के राइट में माय फंक्शन इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मतलब वो कंटिन्यूअस है। एग्जैक्टली एट 0 पे माय फंक्शन इज कांस्टेंट, लिमिट कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे वो सेम आएगा, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अच्छा, अगर हम बात करें लेफ्ट ऑफ 1, तो लेफ्ट ऑफ 1 मतलब 1 के लेफ्ट में हमारा फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा क्योंकि उसका आउटपुट हमेशा 3 आ रहा है। राइट ऑफ 1, तो 1 के राइट में हमारा फंक्शन हमेशा 4 होने वाला है। 1 के राइट में मतलब हमेशा इन द सेंस 1 के थोड़े से आगे वैल्यूज के लिए हम बात करें कहीं ना कहीं। एंड एग्जैक्टली एट 1, तो एग्जैक्टली एट 1 पे क्या होगा स्टूडेंट कि 1 से जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट पे देखोगे LHL, तो LHL की वैल्यू 3 निकल कर आएगी और RHL की वैल्यू क्या होगी, 4 निकल कर आएगी। तो एग्जैक्टली एट 1 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। आइडिया आ रहा है क्या सौरभ? पता चल रहा है ये चीज? सौरभ, ठीक है। सिमिलरली आप लोग 3 पे भी अगर चेक करना चाहोगे तो देखिए 3 के राइट पे आपका आउटपुट है 4, तो 3 के लेफ्ट, खाली लेफ्ट के लिए देख रहे हैं तो हम वो कहने के लिए 3 के लेफ्ट साइड में हमेशा 4 रहेगा, तो 3 के लेफ्ट में चल रहा है, 3 के राइट में भी कंटिन्यूअस है, लेकिन एग्जैक्टली 3 पे क्या होगा, एग्जैक्टली 3 पे द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस बिकॉज एट एग्जैक्टली 3 द लेफ्ट हैंड लिमिट इज 4, द राइट हैंड लिमिट इज 5, ओके। एंड लास्टली एट 10, तो 10 पे ऐसा सिचुएशन बन रहा है, तो 10 के लेफ्ट में कंटिन्यूअस है, एग्जैक्टली एट 10 पे भी कंटिन्यूअस है, ओके। तो ट्राई कीजिएगा इन क्वेश्चंस को, एकदम घबराने वाली बात नहीं है, यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू प्रैक्टिस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस टू गेट अ प्रॉपर आइडिया। हमने जैसे मैंने बात किया था कि कंटिन्यूटी में कॉन्सेप्ट एज सच नहीं है, इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड गेटिंग द फील ऑफ दैट। तो आपको मैं एक्चुअली बोलूं तो अब आप सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं ट्राई कर सकते हो। कौन से क्वेश्चन आप स्किप कर देना, मान लो अभी आप 19 स्किप कर दो, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगा, ठीक है। एग्जैक्टली आप कौन से क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगा। ठीक है, चलिए। सो इट्स 9:32, आई एंड द सेशन हियर। होमवर्क जो है छोटा मोटा होमवर्क रहेगा, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, एंड होपफुली वी हैव 2 more classes in this week। कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा अगर आप लोग जितना क्वेश्चन मैं आज दूंगा, अगर 2 दिन के अंदर, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा बिकॉज उतनी जरूरत भी नहीं है, आपने लिमिट्स में ऑलरेडी कर रखा हुआ है। दीक्षा पूछ रहे सर लॉग का ग्राफ कैसा होता है, वेरी गुड क्वेश्चन दीक्षा। फंक्शंस चैप्टर का अगर नोट्स बनाए हो तो एक बार खोल लेना कॉपी, वहीं पे दिख जाएगा। टेस्ट के बारे में भी बता दीजिए, क्या बता दूं क्वेश्चन पेपर? सर जो आपका मन करे बता दीजिए, फ्री तो मैं कुछ नहीं बता रहा। चलो एंडिंग द सेशन यार, नाश्ता करता हूँ, 10 बजे मेरी अगली क्लास है, बाय बाय। प्रिपेयर करो सब कुछ, ठीक है, सब कुछ प्रिपेयर करो।